हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, हमारी जो यूनिट 4 का जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने क्लियर कर लिया है, जिसमें हमें पॉल्यूशंस पढ़ने थे, सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आज की जो हमारी क्लास है वो है न्यूक्लियर हैज़र्ड्स पे, न्यूक्लियर हैज़र्ड्स एंड ह्यूमन हेल्थ रिस्क। ठीक है, कि परमाणु खतरे और मानव स्वास्थ्य जोखिम क्या क्या हैं वो पढ़ने हैं। सो उससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ न्यूक्लियर हैज़र्ड्स। ठीक है, वो समझेंगे तभी हमें पता लगेगा कि न्यूक्लियर हैज़र्ड्स का ह्यूमन लाइफ पे क्या असर पड़ रहा है। देखो, नाभिकीय विस्फोट या फिर खतरे जो होते हैं, न्यूक्लियर हैज़र्ड्स जो होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी, गर्मी, नुकसान देने वाली किरणें, लाइट्स, रेडिएशंस, बहुत सारी चीज़ें देते हैं, जिसका असर मीलों कोसों दूर तक जाता है। अगर एक जगह बॉम्ब फटा या न्यूक्लियर कोई हैज़र्ड कुछ हुआ तो उसका खतरा, उसका जो हमारा पूरा असर है वो बहुत मीलों दूर तक जाता है, वहाँ तक नहीं रहता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, और वो काफ़ी टाइम तक भी रहता है, कि 1947 में हिरोशिमा नागासाकी पे न्यूक्लियर बॉम्ब विस्फोट हुआ था। ठीक है, और हुआ क्या, आज तक उस वहाँ की जनरेशन में उसके असर दिखते हैं, अपाहिजपन के, अंधेपन के, बहरेपन के। तो उनके असर आज तक वहाँ पर है जहाँ पर बॉम्ब फेंके गए थे और उसके आसपास की जगह पर। तो उससे सिर्फ इंसान ही नहीं, वहाँ की ज़मीन पर, वहाँ के पानी पर, वहाँ की हर जगह पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। किसी भी नाभिकीय घटना के टाइम पर अगर पॉसिबल हो तो रेडियोधर्मी पदार्थों से बचना ज़रूरी होता है। पॉसिबल हो तो, वैसे तो नहीं होता। पूरे वर्ल्ड में लगभग 17% जो हमारी एनर्जी, न्यूक्लियर सब चीज़ें हैं, वो बहुत ज़्यादा बन चुकी हैं, बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। और पूरे विश्व में टोटल 17% असर हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु बम से देखा जाता है। 100% में से 17% जो असरात हैं हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब के, हैज़र्ड्स, इन सब चीज़ों के, वो हिरोशिमा नागासाकी में देखे गए हैं। ठीक है, तो रेडियोधर्मी कचरा स्पेशली नाभिकीय प्रक्रिया, जो प्रोसेस है, जैसे नाभिकीय विखंडन से उससे पैदा होती हैं। तो रेडियोधर्मी कणों को लगभग 15 से 20% तक के एटमॉस्फेयर में रखा जाता है, और वो एटमॉस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर में ही रखा जाता है। तो जी, इसमें जो रेडियोधर्मी कणों का लगभग 15 से 20% हिस्सा जो है हमारे वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फेयर में मिलता है। परमाणु कचरे की जो रेडियोधर्मिता का टाइम होता है वो बहुत कम होता है, और ये कचरे की रेडियोधर्मिता जो होता है वो हमारे नेचर पर डिपेंड करता है। इसलिए ये जो पत्तियां चलने वाले जानवर होते हैं वो बेचारे मारे जाते हैं। तो नाभिकीय खतरे जो होते हैं वो हमारे बहुत ख़तरनाक साबित होते हैं हर एक चीज़ के लिए। ऊर्जा से निकलने वाली एक्सरे, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट आदि, ये सब जो किरणें हैं, ये सब रेडिएशंस हैं। और रेडिएशंस जो हैं वो हमारी पूरी बॉडी पे कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से इफ़ेक्ट ज़रूर करती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा करती हैं, कोई नॉर्मल तरीके से नहीं करती हैं। तो जी, जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, IAEA जो है, उसके अकॉर्डिंग 88% तक रेडिएशंस जो होती हैं नेचुरली तौर पर सूर्य की रोशनी, भूमि से निकलने वाली ऊर्जा, या कहीं कहीं चट्टानों से निकलने वाली गर्मी की वजह से होती हैं। जबकि करीब 12% रेडिएशन परमाणु बिजली घरों की वजह से, या हमारे चिकित्सीय उपकरण हैं, मोबाइल टावर्स हैं, इन सब से होती है। तो सूरज की रोशनी से या फिर ज़मीन से निकलने वाले ऊष्म बहुत ही कम होते हैं, इसलिए इसे रेडिएशन के खतरे के लिए या फिर मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जाता। वक्त बहुत कम होते हैं वो इस वजह से। ठीक है, तो विकिरण की जो पूरे प्रोसेस होता है, इस टाइम पर क्या होता है, रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं वो बनते हैं। विकिरण की हेल्प से ही नेचुरल सोर्सेज जो होते हैं, जिन्हें हम बैकग्राउंड रेडिएशंस कहते हैं, क्योंकि ये हर समय हर जगह पर उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। रेडियो एक्टिव जो परमाणु हैं उनको रेडियोन यूक्लाइडो भी कहा जाता है। रेडियोधर्मी आयोडीन हमारी खाद्य श्रृंखला के जरिए मानव शरीर में एंटर होती है। इससे इंसान में थायराइड का कैंसर हो जाता है।
ठीक है। तो नाभिकीय अपवाद को बहुत लंबी अवधि तक एनवायरनमेंट में रह जाना जीव जंतुओं के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक साबित होता है। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रॉन बनता है। इस तरह में के विस्फोट में रेडियोधर्मिता शामिल होते हैं, जैसे अप्रयुक्त विस्फोट U-235 या फिर P-239 या फिर विस्फोट से पाने वाले विखंडित हमारे स्टोरेशियम 19 या सीजियम 137। ठीक है, यहाँ पे इनकी बात हो रही थी। तो शीत युद्ध के टाइम पर नाभिकीय खतरे कम हो गए थे, क्योंकि आप सब जानते हैं शीत युद्ध जो था, कोल्ड वॉर जो था, हमारे विचारधाराओं की लड़ाई थी। उसके अंदर ये वेपन्स वगैरह यूज़ नहीं किए गए थे। फिर भी ये संभावना थी कि नाभिकीय हथियार तक बात पहुंच सकती है, क्योंकि दोनों ही जगह से वॉर बिल्कुल रेडी थी कि ज़रा सा कुछ एक्शन होता नहीं, वॉर होती और वो थर्ड वर्ल्ड वॉर होती और दुनिया ख़त्म हो जाती। इसमें इम्प्रोवाइज्ड न्यूक्लियर डिवाइसेस जो होते हैं उसको ये बोला जाता है जिन हथियारों में हम सिर्फ कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं, उनके मुकाबले में छोटे, कम, बड़े, छोटे, जैसे भी साइज़ के टाइप के हथियारों को रखते हैं। ठीक है, तो इसको हम ये बोलते हैं। अब जी आगे बात बढ़ी और ये वाली कि हमारे बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस चीज़ का अनुमान लगाया कि जो हमारे न्यूक्लियर हैज़र्ड्स, न्यूक्लियर हमले होते हैं, उनकी संभावना दूसरे तरीके के हमलों में कम होती है। ठीक है, कि भाई ऑब्वियसली बात है, एक बहुत 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 बड़ा नुकसान हो सकता है उससे, तो इस वजह से उनकी संभावनाएं कम होती हैं। बावजूद इसके कि उन आसान उपायों को जानना इम्पॉर्टेंट होता है जिससे इंसान के हेल्थ पर पड़ने वाले प्रभाव से बचा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि पूरे प्रोसेस में हर चरण में जो नेगेटिव हमारी रेज हैं, हमारी चीज़ें हैं, उससे संपर्क का खतरा तो बना रहता है, लेकिन स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी बहुत सारी समस्याएं भी हमारे सामने आती रहती हैं। अब जो हमारा टॉपिक आता है वो है रेडियोधर्मिता का मानव जीवन पर प्रभाव। ठीक है, कि इंसान पर, ह्यूमन लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो रेडियोधर्मिता का मानव जाति पर प्रभाव, देखो मैंने जैसा आपको बताया, हिरोशिमा नागासाकी पर 1945 में बॉम्ब फेंका गया था, लेकिन आज तक उसके असर दिखते हैं। 1945 से 2023 आ गया और कितना वक्त बीत गया, लेकिन फिर भी वो ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, तो अब जब एक जगह बॉम्ब फेंका जाता है तो ह्यूमन लाइफ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारे अंदरूनी फीचर जो हैं, बॉडी पार्ट जो हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं। आइज़ हैं, लंग्स हैं, हमारे सांस लेने के लिए हमारा स्टमक है, लिवर है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत कमज़ोर होती हैं नाभिकीय खतरों को झेलने के लिए। क्योंकि हम ये कहते हैं कि अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक है तो हम बीमारी से नहीं लड़ सकते, तो नाभिकीय खतरे कैसे झेलेंगे। तो रेडियोधर्मिता का जो है इंसान की लाइफ पर बहुत गंदा प्रभाव पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा गंदा। ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ क्षमता वाली गामा विकिरणें जो होती हैं वो बहुत नुकसानदायक होती हैं। बीटा विकिरणें शरीर को अंदरूनी तरीके से पिघला देती हैं, बिल्कुल बर्बाद कर देती हैं, जबकि अल्फ़ा विकिरणें जो होती हैं वो त्वचा को ख़राब करती हैं, स्किन को ख़राब कर देती हैं। जैसे स्किन डिजीज़ है, स्किन की जो है हमारी बैठे बैठे ख़राब हो जाना, झुलस जाना, जल जाना, वो उन सब विस्फोटक के हेल्प से होता है। तो परमाणु विस्फोट या फिर कोई भी दुर्घटना से जलवायु, भूमि, इंसान, ऊपर नीचे, दाएं बाएं सब प्रभावित होते हैं, सब पर इफेक्ट पड़ता है। गर्भ में पल रहे शिशु की मौत का कारण भी बन सकती है, क्योंकि ये स्टेज माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होती है। इस स्टेज में हर चीज़ को बहुत ध्यान से रखना, सब चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। और अब आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि हिरोशिमा नागासाकी पे जब बॉम्ब फेंका गया तो उस टाइम पे प्रेग्नेंट वुमेंस को क्या क्या चीज़ें फेस करनी हुई होंगी। और वही सेम चीज़ जो आज तक वहाँ पर असर दिखते हैं कि बच्चों का, किसी का सर छोटा है, किसी का सर बड़ा है, किसी की आंखें नहीं है, किसी का अंधापन है, किसी की स्किन झुलस सी गई है, वो पैदा ही ऐसा हुआ है कि उसकी स्किन जली हुई है। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ के जो स्रोत हैं, सोर्सेज हैं, वो एनवायरनमेंट में मिल जाते हैं। इससे पेड़ पौधे, खाना पीना, जीव जंतु सभी बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसके प्रभाव में आने से कैंसर जैसी बीमारियां सबसे पहले कैच करता है इंसान, डायरेक्ट कैंसर होता है। इसमें त्वचा, खून, हड्डियां
सर के बाल झड़ना, शरीर में खून की कमी हो जाना जैसी बीमारियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। साथ ही इनका प्रभाव जो है हमारे अंदरूनी जो हमारे हार्मोन्स हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, उन सब पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, जिससे हमारी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। ये एनवायरनमेंट में पेड़ पौधे, जीव जंतु, खाद्य पदार्थ सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं और इंसान की ज़िंदगी को बिल्कुल तबाह करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेडियोधर्मिता का जल पर प्रभाव। देखो, पानी की गुणवत्ता में जैविक, रासायनिक, प्राकृतिक सभी चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। अब इसका जो है हानिकारक प्रभाव भी पड़ता है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, मैंने आप लोगों को जो वाटर पॉल्यूशन पढ़ाया था उसमें ये भी पढ़ाया था कि जब ऑयल समुद्र में आता है तो हमेशा कितने मिलियन टन, जितना भी है तेल, उसमें से आधे से कम गिर जाता है और उससे समुद्र हमारा बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है, जिससे जीव जंतु वगैरह मर जाते हैं, ठीक है। जब सिर्फ तेल गिरने से ये सब हो रहा है, तो जब न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह जो हमारे समुद्र में फेंके जाते हैं, सब कुछ होता है, उससे क्या होगा, है ना। फिल्मों में और सब जगहों पे बहुत आसानी से दिखा तो दिया जाता है कि लोगों की जान बचाने के लिए बॉम्ब को पानी में फेंक दिया, ठीक है। लेकिन पानी में फेंकने का तुमने दूसरा नुकसान ये नहीं दिखाया कि जानवरों को, ज़मीन को कितना ज़्यादा नुकसान हुआ, वो चीज़ नहीं दिखाई जाती। तो उस चीज़ पर एक्शन लेते लेते अब ये क्या करते हैं, अब आसमान में बॉम्ब उड़ा देते हैं। फिल्मों में अक्सर ऐसा दिखाया जाता है। खैर, ये सब इतना आसान नहीं होता। तो पानी पर जो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, इसमें हमारा जो एक तरीके से रासायनिक जल पॉल्यूशन पैदा हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आयोडीन की रेडियो धर्मिता की वजह से रेडॉन, यूरेनियम, सीजियम, थोरियम ये सब कुछ मिल जाते हैं। पीने के पानी जैसी चीज़ों के ज़रिए इंसान के अंदर बीमारियां जाती रहती हैं, जिससे उसको कैंसर, गर्भपात या फिर जेनेटिक कोई बीमारी बहुत ज़्यादा बन जाती है, हो जाती है। या फिर कैंसर के अलावा हाई बीपी की वजह से दिमाग की नस फट जाती है, या दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, जिससे मतलब उस टाइम पर अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इंसान की नस ब्लॉक हो जाती है और इंसान मर जाता है हैंड टू हैंड। जो बहुत वीक होते हैं ये उनके लिए है, उन पर इतना जल्दी इफ़ेक्ट होता है, लेकिन वैसे आमतौर पे कैंसर जैसी बीमारियां ज़्यादा हो जाती हैं। पानी के तापमान में अचानक से चेंजेस आने की वजह से मछलियाँ और दूसरे जलीय जो जीव होते हैं वो सब मर जाते हैं और इसे तापीय आघात बोला जाता है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारा रेडियोधर्मिता का मिट्टी पर प्रभाव। मिट्टी पर प्रभाव पड़ता है। देखो, सबसे पहला प्रभाव मिट्टी पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसके लिए एनटीबीटी, एलटीबीटी, सीटीबीटी टाइप के जो हमारे एक्ट्स हैं, अमेंडमेंट्स से वो बनाए गए थे, ठीक है। अब वो क्यों बनाए गए थे भाई, नॉन न्यूक्लियर प्रोहिबिशन लिमिटेड कुछ इस करके वो सारे हैं जो आपने 11th 12th में 9th 10th में पढ़े होंगे। और वो इसलिए बनाए गए थे, देखो जब भी कोई न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट होता है ना, चाहे वो कहीं भी किसी भी देश में हो, उसी पर रोक लगाई गई थी, तो वहाँ की ज़मीन बंजर से भी बदतर हो जाती है। वो ना रहने लायक होती है, ना कृषि करने लायक होती है। इनफैक्ट आप वहाँ पर जाकर आधा घंटा रुक भी नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा असर होता है उस न्यूक्लियर बॉम्ब का और उससे आपकी मौत भी हो सकती है। तो इसलिए इन सब पर एनटीबीटी, एनपीटी, एलटीबीटी सब करके रोक लगाई गई कि कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट नहीं करेगा, कोई भी टेस्ट नहीं करेगा। स्पेशली चाइना, अमेरिका और इंडिया को बोला गया था, ठीक है, क्योंकि इंडिया डेवलपिंग कंट्री थी, नई नई कंट्री थी उस टाइम पर आज़ादी के बाद, और उसको बहुत जोश चढ़ रहा था अपना सब टेस्ट करने का। तो इंदिरा गांधी ने फिर भी ज़बरदस्ती किया था, तो उस चीज़ को फिर अगेन थोड़ा सा मतलब ये बोलकर इंटरनेशनल कोर्ट ने कि ये ठीक नहीं किया गया है, तो उसको बोल के फिर बिल्कुल बैन कर दिया गया था। तो हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करने के लिए, जैसे हमने सॉइल पॉल्यूशन पढ़ा था, सॉइल पॉल्यूशन में हमने किस तरीके से देखा था कि मिट्टी की एक परत होती है धरती के ऊपर, और वो परत जब बहुत पतली सी परत होती है, अब उसको हम कुछ चोट पहुंचाएंगे तो बेचारी पतली सी नाजुक सी कली क्या करेगी, वो तो कुछ भी नहीं सह पाएगी, तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है उस टाइम पे। उसकी वजह से पेड़ पौधों को, जो उसके नीचे कीड़े मकोड़े हैं, वो कृषि करने के लिए ज़मीन जो है वो सब बर्बाद हो जाती है, सब ख़त्म हो जाता है। उसकी वजह से जो रेज़ उस टाइम निकलती हैं, उससे एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है, और ये एक ऐसा एनवायरनमेंट बना देता है जो कई पीढ़ियों की पीढ़ियाँ उससे प्रभावित होती हैं, बहुत सारी जनरेशन्स, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारा
रेडियोधर्मिता का वायुमंडल पर प्रभाव। वायुमंडल पर प्रभाव क्या पड़ा, देखो पड़ता है। दुनिया को परमाणु आपदा का एहसास दिलाने में सबसे पहला काम अमेरिका का था, जिसने 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब फेंका था। ठीक है, हिरोशिमा को 6 अगस्त को और 9 अगस्त को नागासाकी पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बम गिराया गया था। इस तबाही में तकरीबन 2 लाख लोग तुरंत मर गए थे और पूरा शहर खत्म हो गया था, बर्बाद हो गया था। इससे लोग झुलस गए थे, घायल हो गए थे, बर्बाद हो गए थे, लोगों के सर फट गए थे, उड़ गए थे। इतनी बुरी हालत हो गई थी उस टाइम पर। और लोग अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच में कुछ लोग लटके हुए थे, जो ना मर पाए थे और ना सही से जी पा रहे थे। उसके बाद उसका जो प्रभाव दिखा वो आज तक जनरेशन्स में दिखता रहता है। तो इससे निकलने वाली रेज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं हमारे वायुमंडल को। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1979 की। तो अमेरिका में 3 माइल आइलैंड में स्थित नाभिकीय संयंत्र में दुर्घटना हुई थी और चेरनोबिल में उस टाइम पर भी एक सोवियत रूस का हिस्सा था वो, और वहाँ पर भी एक दुर्घटना 1986 में हुई थी। ठीक है, वो अभी हम आगे थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। तो भारत में भी लगभग 10,000 कंप्यूटर, मतलब नॉर्मली अगर हम, जैसे मैं आपको पूरा समझाऊं तो वो बात ये थी कि इसकी वजह से ना इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिला। परमाणु दुर्घटना में सजीव और निर्जीव सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। चेरनोबिल दुर्घटना के बाद कंप्यूटर में वायरस आ गया था, बहुत ज़्यादा वायरस फैल गए थे और भारत में भी लगभग 10,000 कंप्यूटर इससे प्रभावित हुए थे, जबकि दक्षिण कोरिया में और टर्की में लगभग 3 लाख कंप्यूटर खराब होने की जानकारी आई थी। तो 1 मार्च 2011 को जापान में जब सुनामी और भूकंप आया था, फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के रिएक्टर में आग लग गई थी और उसके बाद खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो सिर्फ सुनामी और भूकंप ही नहीं आया था, जो परमाणु टेस्ट करने के लिए रखे गए थे ना, वो भी फट गए थे, जिससे फुकुशिमा में हद से ज़्यादा तबाही 1 मार्च 2011 को जापान को दी जाती है। और वो जापान का सबसे भयानक दिन था, सबसे भयानक साल था, जिसमें सब तबाह बर्बाद हो गया था और जापान को डेवलप अगेन उस सब को ठीक करने में बहुत वक्त लग गया था। ठीक है, अब हम इसका जो वायुमंडल पर असर पड़ता है, इसमें 2 हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, 3 माइल आइलैंड और चेरनोबिल यूक्रेन। 3 माइल आइलैंड क्या था, देखो ये दुर्घटना जो हुई थी 14 मार्च 1979 को हुई थी। इसका पंप टूट गया था और उसी टाइम पर उसका जो दूसरा पंप था वो बंद हो गया था। तो साथ ही में जो बिजली उत्पादन करने वाला टरबाइन जो था वो भी रुक गया था। इसमें बिजली का मीटर ख़राब हो गया था और इसको रजिस्टर भी नहीं करवाया गया था और इसकी वजह से उच्च तापमान हुआ, सेंटर पिघलने लगा और नाभिकीय खतरा बढ़ गया। गर्भावस्था में महिलाओं और बच्चों को स्थान से आसपास से हटा दिया गया था और 1 साल तक कोई भी इस जगह पर नहीं गया था। ठीक है, इतना ज़्यादा तो इफ़ेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन मतलब मरे नहीं थे लोग, ज़्यादा लोगों का नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन ये दुर्घटना बहुत भयानक और बहुत ख़तरनाक दुर्घटना में रखी जाती है। फिर आता है हमारा चेरनोबिल यूक्रेन। चेरनोबिल यूक्रेन में क्या हुआ था, यूक्रेन में 1986 के टाइम पे एक टेस्ट हो रहा था और उसका टेस्ट जो था वो वाष्प उसका बंद हो गया था और बिजली उत्पादन भी रुक गया था। तो प्लानिंग ये थी कि इस स्थिति में भी टरबाइन चलती रहे, रोकी ना जाए। अब ये वाली चीज़ होती है ना कि मतलब अगर आप गलती करने पर या फिर कुछ चीज़ ख़राब होने पर उसको सही करवा लो तो फिर वो चीज़ ना आगे नुकसान नहीं देगी, बट इन लोगों ने ऐसा नहीं करा। वो जो चीज़ ख़राब हुई उसको ठीक ही नहीं करा और वो उस पर ही काम करते रहे। तो ये हुआ कि वाष्प का उत्पादन को कम करने में देर ना हो, इसलिए एनवायरनमेंट को एक हाथों से मतलब ठीक किया गया। उसका पंप कोशिश की गई कि उसको बंद किया जाए, सब किया जाए। तो वो एक सुरक्षा की दृष्टि की बहुत ज़बरदस्त भूल थी कि भाई सेफ्टी की नहीं गई और वो सबसे बड़ी भूल थी। उसके टेस्ट की वजह से, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट की वजह से वहीं पर उसी जगह पर 2000 गुना जो रेस थी, रेडिएशंस थी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से छत टूट गई थी, एनवायरनमेंट में वो सब कुछ फैल गया था और बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए थे। लेकिन इसमें भी ज़्यादा तादाद में लोग मारे नहीं गए थे। उसके अलावा इंडिया की अगर हम भोपाल गैस ट्रेजेडी की बात करते हैं तो
चेरोनेबल का जो मैंने अभी आपको बताया, चेरोनेबल में भोपाल गैस ट्रेजेडी से पहले हम एक बार और इसकी बात करते हैं। जब इसकी वजह से जब छत टूट गई थी तो ये बहुत जगह पर इसकी जब गैस और ये सब कुछ फैल गया था, मतलब जो इसकी रेडिएशंस थी वो फैल गई थी, तो उसका असर इतना ज़बरदस्त देखा गया था कि लोगों के अंदर ल्यूकेमिया नाम की बीमारी हो गई थी। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर को कहते हैं। और ब्लड कैंसर का कोई भी इलाज नहीं होता, क्योंकि आप कैंसर, कोई भी कैंसर को ठीक कर सकते हो, बट खून को कहाँ कहाँ से रोकोगे। तो ब्लड कैंसर की वजह से लोग मारे गए थे, बहुत तादाद में लोग मारे गए थे। और बहुत ज़्यादा देखा गया था कि सिर्फ और सिर्फ इसके इफेक्ट ब्लड कैंसर में ही देखे गए थे। कैंसर तो था लेकिन ब्लड कैंसर था। तो जी अब हम बात करते हैं भोपाल गैस ट्रेजिडी की। 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात का टाइम था। तक लगभग 45 टन खतरनाक गैस मिथाइल आइसोसाइनेट गैस एक कीटनाशक संयंत्र से लीक हो गई थी। ये कंपनी अमेरिकन फर्म यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन की एक भारतीय सहायक कंपनी थी। गैस संयंत्र के आसपास बहुत ज़्यादा आबादी वाले इलाके थे, जिससे हज़ारों लोग तुरंत मारे गए थे। उसके वहाँ पे आसपास जो हॉस्पिटल थे, वहाँ पे हॉस्पिटल में नर्स डॉक्टर्स सब मारे गए थे, कोई नहीं बचा था। लोग तड़प तड़प के मरे थे, क्योंकि इसके अंदर मिथाइल गैस जो फैली थी, इसकी वजह से लोगों को बाहरी रूप से कुछ नहीं हुआ था, लोगों के अंदर से जो लंग्स थे वो गल गए थे, तुरंत फौरन अंदर से लंग्स जो थे जल चुके थे, झुलस चुके थे। तो इस वजह से लोग मारे गए थे। तो ये जो है 2 से 3 दिसंबर में 1984 को भोपाल में जेपी नगर में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में प्लांट लगा था। नंबर सी के टैंक नंबर 610 था, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हो गया था, जिससे हज़ारों परिवार तबाह हो गए थे। उस टाइम पे ये बहुत बड़ी तबाही एक रखी जाती है। ये सब यूक्रेन वाली और मिथाइल वाली और हमारी हिरोशिमा नागासाकी के अलावा जो और प्रायोरिटी दी जाती है वो ये है। तो इस तरीके से हमें ज़रूरी है कि नाभिकीय जो हमारे हथियार हैं, चीज़ें हैं, उनको थोड़ा दूर दूर रखा जाए। ठीक है, अब बात आती है नियंत्रण और बचाव की। तो देखो, मशीनों के ढांचे इस तरीके से बनवाने चाहिए कि एक छोटी सी गलती, अब देखो भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या हुआ, एक छोटी सी गलती थी, वो उस पाइप को बंद करना भूल गए थे, जिससे लीकेज बढ़ गई थी। और उससे क्या हुआ, तुरंत सिर्फ फैक्ट्री के लोग नहीं, सभी लोग मारे गए, जितने आसपास थे, जितने शहर के गांव के लोग थे, वो सब मारे गए थे। ठीक है, उसके बाद उस फैक्ट्री को बंद कर दिया गया था, लेकिन लोग तो मारे गए ना। वही सेम चीज़ हमारे चेरनोबिल में भी वही हुई। वही सेम चीज़, चलो हिरोशिमा नागासाकी में तो नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर हुई कि एक छोटी सी गलती ने इतना बड़ा कदम बढ़ा लिया था, जिससे लाखों जानें खत्म हो गई। तो नियंत्रण और बचाव में ये होगा कि मशीनों के ढांचों को इस तरीके से बनाया जाए जिससे कोई भी गलती की गुंजाइश ही ना हो, गलती का तो नाम ही ना आए, क्योंकि ये मौत और ज़िंदगी का खेल होता है। इसकी हल्की सी गलती भी आपको सीधा ऊपर पहुंचा सकती है। ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट को रोकना चाहिए। किसी भी तरीके के टेस्ट को करने की मनाही होनी चाहिए, और अगर कोई टेस्ट करता है तो उसके लिए सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो है, किसी भी तरीके के न्यूक्लियर वेपन को ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे जापान में वहाँ पे जो फुकुशिमा में हुआ था सुनामी भूकंप की वजह से वो फट गया था न्यूक्लियर बॉम्ब जो टेस्ट के लिए रखा गया था, तो उसको भी इन्होंने बोला कि ऐसी भी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। तो अगर ऐसी चीज़ें नहीं रखोगे तो युद्ध का सवाल ही पैदा नहीं होगा। ठीक है, तो नियंत्रण और बचाव में ये चीज़ें आएंगी। इसके अलावा नाभिकीय अपशिष्ट का सुरक्षित निपटारा किस तरीके से हो सकता है। देखो, वर्ल्ड ने जब परमाणु युग में एंट्री करी थी ना, तो उसके निपटारे ठीक ढंग से समझे नहीं थे। तो इस तरीके से निपटारे जो थे अलग अलग तरीक़ों से बनाए जाने लगे। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, सुरक्षित डिब्बों में भरकर जो हमारे नाभिकीय अपशिष्ट होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर वेस्ट होते हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको नीचे दफन कर देना चाहिए, बहुत नीचे दफन कर देना चाहिए। अमेरिका में इस विधि को यूज़ किया गया। इनको बिना हानिकारक और कम हानिकारक प्रकार में परिवर्तित कर दिया, चेंज कर दिया, जिसको आइसोटोपो कहते हैं।
ठीक है। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी थ्योरी में ऐसा कैपेबिलिटी होनी ही नहीं चाहिए जिसकी वजह से नुकसान हो। तो आजकल अपशिष्ट के ईंधनों को रिएक्टरों के विशेष रूप से तालाबों में रखा जाता है, जबकि ये प्रक्रिया बहुत महंगी होती है कि उसको पूरा सील पैक करके सब करके तालाबों में रखा जाता है, और ये बहुत महंगा काम होता है। फिर भी एक तरीके का विकल्प है, लोगों की सोच है, चॉइस है कि हाँ हम करेंगे, तो इसलिए लोग करते भी हैं। ठीक है स्टूडेंट। सो आपकी यूनिट 1 और यूनिट 2 जो है वो मतलब यूनिट 4 की पार्ट 1 और पार्ट 2 खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम सॉलिड वेस्ट को पढ़ेंगे। सॉलिड वेस्ट को हम बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम आगे का जो लास्ट टॉपिक हमारा बचेगा उसको कंटिन्यू करेंगे। सो आज की क्लास के रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई भी सजेशंस हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स से टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।